तो ब्लैक क्लोवर के अगले एपिसोड की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप लोग अगर हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे दिए हुए लाइक बटन पर अपनी उंगली को रख दें और कमेंट करके बताएं कि आपको ब्लैक क्लोवर में कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद है। हम देखते हैं कि यूनो के उस अटैक के बाद वो विच सीधा उड़ती हुई जाकर क्लोवर किंगडम के किचन में आकर गिरती है, जिस जगह पर चार्मी वहाँ पर खाना खा रही होती है और वहाँ मौजूद सभी शेफ ये सोच रहे होते हैं कि सभी लोग लड़ाई में लगे हुए हैं, लेकिन मिस चार्मी यहाँ पर बैठकर सिर्फ खाना खा रही हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो विच दीवार तोड़ते हुए उस जगह पर अंदर आ घुसती है। वो विच अंदर आकर सोचने लगती है। वो सोचती है, मेरे अंदर से मैजिक खत्म हो रहा है, इसलिए मैं इस लड़की के जादू को चुरा लूंगी और अपनी मैजिक पावर्स को फिर से हासिल करूंगी। और ये कहकर वो चामी की तरफ बढ़ने लगती है। चामी उसे देखकर समझने लगती है कि वो विच उसके केक को खाने के लिए आ रही है और ये देखकर चामी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। ये देखकर चामी उस विच को बहुत जोर का गुस्सा मारती है और उससे कहती है, तुम चाहे जो मर्जी आए करो, लेकिन तुम मेरे खाने की ओर कभी भी मत आना। और तब हम देखते हैं कि उस विच को पकड़ लिया गया है और ऐसा होते ही उस विच ने जिनके लोगों के जादू को चुराया था उनके जादू वापस से लोगों में पहुंच जाते हैं। और तब हम देखते हैं कि चामी के उस अटैक से उसका केक भी वहां से दूर गिरने लगा होता है, लेकिन तब यूनो उसके केक को बचा लेता है। चामी यूनो को देखकर सोचने लगती है कि यूनो मेरा प्रिंस सेविंग किंग है, क्योंकि यूनो ने फाइट के दौरान अपनी बहुत सारी मैजिकल पावर का यूज किया था, इसलिए उसको भी चक्कर आने लगते हैं और वो वहां पर बेहोश होकर गिर जाता है। और तब चामी यूनो को गिरने से बचाती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग लियोपार्ड को देखते हैं जो बैटल ग्राउंड पर हेडीज से अपने भाई के बारे में पूछ रहा होता है। वो उससे सवाल करता है कि तुमने मेरे भाई को कहाँ भेजा है। तब नोएल कहती है कि हेडीज ने ये मैजिक यूज नहीं किया है और ये स्पेशल मैजिक जिस किसी ने भी यूज किया है वो हम लोगों के आसपास ही है। और तब हम देखते हैं कि आस्था उस एनिमी को ढूंढ लेता है। वो एनिमी आस्था से कहता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि तुमने मुझे ढूंढ लिया, लेकिन अब इसका कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। और तब हम देखते हैं कि वो अपने स्पेशल मैजिक का यूज करता है और कैप्टन वर्मिलियन को फिर से बाहर निकालता है। और हम देखते हैं कि कैप्टन वर्मिलियन का एक पूरा हाथ गायब है और उनके शरीर से बहुत ज्यादा खून बह रहा है। और तब आस्था सोचने लगता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, कैप्टन वर्मिलियन तो काफी ज्यादा स्ट्रांग थे। और लियोपार्ड भी उनकी इस हालत को देखकर बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है। वो सोचने लगता है कि मेरा भाई इतना ज्यादा कमजोर नहीं हो सकता जो किसी से भी हार जाए। और तब नोएल कहती है कि इनकी ग्रिम्बोर अभी भी ठीक है, यानी इनके अंदर अभी भी जीने की इच्छा मौजूद है और इसलिए अभी के लिए हमें इनकी ब्लीडिंग को किसी भी तरह से रोकना होगा ताकि यहाँ पर कोई हीलर आकर इन्हें ठीक कर सके। और तब नोएल देखती है कि कैप्टन वर्मिलियन की ग्रिम्बोर धीरे धीरे करके गायब हो रही है और तभी हेडीज लियोपार्ड पर हमला करता है, जिससे लियोपार्ड दूर जाके गिरता है। जो शख्स स्पेशल मैजिक को यूज कर रहा था वो हेडीज से कहता है कि तुम्हारा काम अब खत्म हुआ। जिसके बाद वो स्पेशल मैजिक यूज करके हेडीज और बाकी के लोगों को वहां से ले जाने लगता है। और तब आस्था आगे आता है और हेडीज से कहता है कि मैं तुम्हें इतनी जल्दी आसानी से यहाँ से नहीं जाने दूंगा। और तब हेडीज कहता है कि मैं तुम्हें मारने के लिए जरूर वापस आऊंगा आस्था। आस्था उसकी ओर बढ़ते जाता है और वो मन ही मन में सोचता है कि इस स्पीड से मैं उसे नहीं पकड़ पाऊंगा और इसलिए मुझे कुछ भी करके उस स्पेशल मैजिक को काटना ही होगा ताकि हेडीज यहाँ से भाग ना सके। और तब हम देखते हैं कि आस्था अपनी दूसरी तलवार को निकालकर उस स्पेशल मैजिक को काट देता है, जिससे हेडीज वहां से भाग ना सके। जिसके बाद वो हेडीज के पास पहुंचकर उस पर हमला करना शुरू कर देता है और उससे कहता है कि तुमने इस शहर के लोगों पर बहुत ज्यादा जुल्म किया है और तुमने उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ दी है और अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली तकलीफ किसे कहते हैं। ये कहकर आस्था हेडीज पे मुक्के मारना शुरू करता है और तब हेडीज कहता है कि खून निकलना, घायल होना, ये सारी की सारी कमजोर लोगों की निशानी है और जिन लोगों के पास मैजिक नहीं है उन्हें इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और तुम्हारे पास तो आस्था बिल्कुल भी मैजिक नहीं है, यानी तुम मुझसे बहुत ज्यादा कमजोर हो। और इतना कहकर हेडीज
आस्था पे अटैक करने लगता है। आस्था उसकी बार को काट देता है और उससे कहता है, भले ही मेरे पास जरा सा भी मैजिक ना हो, भले ही मैं किसी भी मैजिक नाइट से ज्यादा ताकतवर ना हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और आज मैं तुम्हें ये रोक कर साबित करूंगा कि मैं विज़ार्ड किंग बनने के लायक हूँ। और ये तुम देखोगे, अपनी आंखों से देखोगे कि मैं तुमसे कई गुना ज्यादा बेहतर हूँ। और तब हम देखते हैं कि वो स्पेशल मैजिक यूजर ये सारी चीजें होते हुए देख रहा होता है और सोचता है कि ये एंटी मैजिक स्वॉर्ड ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकती है, और इससे पहले यहाँ पर सब कुछ खत्म हो उससे पहले मुझे इस लड़के को खत्म करना होगा। जिसके बाद वो स्पेशल मैजिक यूजर आस्था पर अपने मैजिक से अटैक करने लगता है, लेकिन तभी एक फायर मैजिक उसके पास से गुजरता है और उसके मैजिक को डिस्टर्ब कर देता है। और हम देखते हैं कि ये अटैक करने वाला लियोपार्ड था, जो अपने भाई की हालत को देखकर उससे कह रहा होता है कि भाई तुमने मुझे सिखाया था कि कैसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, और अब मैं अपने दिमाग का ही इस्तेमाल करके इस फाइट को जीतूंगा। वहीं आस्था भी मनी मन में सोच रहा होता है कि उस कर्ज की वजह से मैं अपनी बॉडी का बहुत सारा खून लॉस कर चुका हूँ, और अब अगर मैंने और भी ज्यादा खून लॉस किया तो मैं हो सकता है यहीं पर कोलैप्स हो जाऊं, और इसलिए मैं किसी भी हालत में अपना और खून नहीं बहने दे सकता। जिसके बाद आस्था अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से अपने आप को काट लेता है, जिससे उसका खून बहना पूरी तरह से बंद हो जाता है। और सामने खड़ा हेडिस ये सारी चीजें देखकर एकदम हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है ये लड़का खुद को इसलिए चोट पहुंचा रहा है ताकि वो उन कर्सेस से बच सके कि एक लड़का कुछ भी कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस जगह पर और भी कई सारे एनिमीज आ जाते हैं जो हेडिस को बचाने के लिए आए थे। वो सभी लोग आस्था और बाकी के लोगों पर अटैक करने लगते हैं, और तब आस्था अपनी तलवार को गोल गोल घुमाने लगता है जिससे उन सभी के मैजिक खत्म होने लगते हैं। और ये देखकर लियोपार्ड भी उस लड़ाई में शामिल हो जाता है और उन लोगों पर हमला करने लगता है। वो कहता है कि तुम लोगों ने मेरे भाई के साथ जो कुछ भी किया मैं उसका बदला लेकर रहूंगा। और तब हम देखते हैं कि लियोपार्ड और आस्था मिलकर दोनों ही उन सभी लोगों की बैंड बजाने लगते हैं, लेकिन वो लोग भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थे। वो लोग बार बार आस्था और लियोपार्ड पर अटैक कर रहे थे, जिससे वो दोनों काफी ज्यादा कमजोर पड़ रहे थे। और तभी हम देखते हैं कि उस जगह पर कई सारी मैजिक नाइट्स आ पहुंचते हैं, जिन्हें देखकर वो सभी लोग घबरा जाते हैं। और ये देखकर वॉल्टर सोचने लगता है कि ये सभी मैजिक नाइट इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गए। तभी एक मैजिक नाइट बोलता है कि हम लोग इसलिए यहाँ पर इतनी जल्दी आ गए क्योंकि हम सब ने अपने मैजिक को कंबाइन कर लिया, और जिसकी वजह से हम सभी लोग इतनी जल्दी यहाँ तक आ पहुंचे। और तब हम देखते हैं कि मिमोसा अपने मैजिक से कैप्टन वर्मिलियन को ठीक करने लगती है, और तब वोल्टस अपने साथियों को वापस जाने के लिए कहता है। कैप्टन नोजल ऐसा नहीं होना देना चाहते, इसलिए वो अपनी मैजिक पावर से उन पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी एक लड़की जो कुछ एक अजीब तरह का मैजिक करती है, जिस मैजिक से वो कैप्टन नोजल के मैजिक को एब्जॉर्ब करने लगती है। और तब हम देखते हैं कि वो लड़की आस्था को भी कैप्चर कर लेती है। और तब एक पर्सन बोलता है, मैजिक नाइट्स तुम हम लोगों को याद रखना, भले ही हम लोग आज जा रहे हैं लेकिन हम लोग बहुत जल्द ही वापस आएंगे, क्योंकि हम लोग हैं आइज ऑफ मिडनाइट सन्स और हम लोग इस क्लोवर किंगडम को डिस्ट्रॉय करके रहेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग स्पेशल मैजिक की मदद से वहां से गायब हो जाते हैं। और नोवेल इस बात से परेशान हो रही होती है क्योंकि उन लोगों ने आस्था को पकड़ लिया था। क्लाउस उनसे कहता है कि हमारे पास अभी कोई रास्ता नहीं है कि हम लोग उन्हें पकड़ पाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ट्रैक करने का मेथड नहीं है। तब कैप्टन नोजल कहते हैं कि हमारी अभी इस समय की प्रायोरिटी ये है कि हम बाकी के लोगों को इन सब हमलों से बचाएं, और हमें ये भी देखना होगा क्या यहाँ पर आसपास कोई और एनिमी बचा हुआ है। और मिमोसा तुम बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम वर्मिलियन को ठीक कर पाओगी? तब मिमोसा कहती है कि मैं अपने मैजिक से ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, इसलिए हमें इन्हें जल्दी से जल्दी किसी डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा, नहीं तो ब्लड लॉस की वजह से ये खत्म हो जाएंगे। जिसके बाद हम हेडिस को देखते हैं, जहाँ पर एक पर्सन हेडिस से कह रहा होता है कि तुम्हें कैसे लगा कि तुम अकेले ही उस मैजिक नाइट को अकेले हरा पाओगे? तुम तो सबसे बड़े बेवकूफ हो। आज तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हम सभी लोग वहीं पर फंसने वाले थे, और अगर तुम प्लान के
अकॉर्डिंग काम करते तो हम लोग वहाँ से काफी जल्दी आ चुके होते। और तब हेडिस कहता है बकवास करना बंद करो, मैं तो बस उन लोगों के साथ खेल रहा था। तब वो लड़की कहती है कि मैंने सुना है कैथलीन विच भी पकड़ी गई है। तब वॉल्टस कहता है कि ध्यान से सुनो सैली, तुम्हें इस लड़के को यहीं पर खत्म करना होगा, ये लड़का हमारे साथ आगे नहीं जा सकता। सैली कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो, ये लड़का एंटी मैजिक यूज कर सकता है, ये हमारे लिए वैल्यूएबल हो सकता है, हमें इसे खत्म नहीं करना चाहिए और इसलिए मैं इसे अपनी रिसर्च में यूज करूंगी। तब वहाँ पर खड़ा एक शख्स कहता है कि मास्टर चाहते हैं वही पर्सन ही अंदर जा पाएगा, इसलिए तुम्हें इस लड़के को यहीं पर खत्म करना होगा। तब सैली कहती है कि ये क्या बात होती है और तब हम देखते हैं कि आस्था को भी होश आ चुका था और वो ये सारी बातें सुन रहा होता है और वो सोचने लगता है क्या मैं इतनी जल्दी ही इन सारे दुश्मनों के हाथों मारा जाऊंगा। और तब हम देखते हैं कि वहाँ पर विज़र्ड किंग आ जाते हैं। वो लोग जब तक खुद को विज़र्ड किंग के लिए तैयार करते हैं तब तक विज़र्ड किंग अपने मैजिक की मदद से उनके एकदम करीब पहुँच जाते हैं। वो कहते हैं कि शायद तुम लोग ही हो जिन्होंने क्लोवर किंगडम पर अटैक किया, तुम लोगों ने लोगों को चोट पहुंचाई है, अगर तुम लोग किसी को चोट देते हो तो खुद को भी तैयार रखना होगा ताकि तुम्हें भी चोट मिल सके। तो मैं तुमसे डील करता हूँ, जो पर्सन सबसे पहले मेरे आगे समर्पण करेगा मैं उसे कुछ नहीं करूंगा, लेकिन उनमें से कोई भी समर्पण नहीं करता, वो सभी के सभी विज़र्ड किंग पर हमला करने लगते हैं। और तब हम देखते हैं कि उनका कोई भी हमला विज़र्ड किंग को छू भी नहीं पा रहा होता है। और तब विज़र्ड किंग अपने टाइम मैजिक से सभी को कैद कर लेते हैं और तब उन लोगों को एहसास होता है कि वो लोग अपने बॉडी को हिला भी नहीं पा रहे होते हैं। और तब आस्था सोचता है कि विज़र्ड किंग ने तो अकेले ही सबको एक बार में ही पकड़ लिया। और तब विज़र्ड किंग कहते हैं कि तुम भी आस्था विज़र्ड किंग बनना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें ये सलाह देता हूँ, यहाँ हो रही हर एक चीज पर तुम्हारी नजरें एकदम चील की तरह होनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी तुम अभी देख रहे हो वो मेरी पावर का सिर्फ केवल 1% हिस्सा है और तुम्हें मुझे सरपास करने के लिए मैं मुझसे कई गुना ज्यादा ताकतवर होना होगा। तब आस्था सोचने लगता है और सोचता है कि ये तो मुझसे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर हैं और अगर मुझे विज़र्ड किंग बनना है तो मुझे कैसे भी करके इन्हें सरपास करना होगा, वरना मेरे विज़र्ड किंग बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। तब विज़र्ड किंग उन लोगों से सवाल करते हैं। वो कहते हैं कि तुम सभी के पास बहुत ही अच्छा मैजिक है, लेकिन तुम लोग बुराई के साथ हो, और जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो है ये कि आखिरकार ये पत्थर क्या है जिसके अंदर ये मैजिकल स्टोन्स लगे हुए हैं। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसी चीज कहीं नहीं देखी, तो चलो जल्दी से मुझे बताओ कि आखिरकार ये पत्थर क्या है। ओ, मुझे अभी ये याद आया कि तुम मेरे मैजिक में फंसे हुए हो, इसलिए तुम लोग तो कुछ भी बोल नहीं सकते। तो चलो फिर हम लोग क्लोवर किंगडम में जाकर आराम से बातें करेंगे। और तब विज़र्ड किंग को एहसास होता है कि उस जगह पर कोई आ रहा है और तब हम देखते हैं कि उस जगह पर एक पर्सन आ चुका है जिसके आने की वजह से वहाँ पर चारों ओर रोशनी हो जाती है। और तब हम देखते हैं कि उस जगह पर सभी लोग जो भी मौजूद थे वो सभी के सभी गायब हो जाते हैं। विज़र्ड किंग ये देखकर कहते हैं कि ये लाइट मैजिक यूजर मुझसे भी ज्यादा तेज था, भले ही वो काफी ज्यादा तेज था लेकिन उसने एक पर्सन को यहीं पर छोड़ दिया। और तभी उस जगह पर मार्स आता है जो विज़र्ड किंग से कहता है कि उन्हें क्लोवर किंगडम वापस आना चाहिए। जिसके बाद हम क्लोवर किंगडम में देखते हैं जहाँ पर कैप्टन वर्मिलियन को एक डॉक्टर सही कर रहे होते हैं और हमें बताया जाता है कि क्लोवर किंगडम के सभी मैजिक नाइट ने सभी एनिमीज को हरा दिया है और वहाँ के कम्युनिकेशन स्पेल को दोबारा से काम पर लगा दिया है और कई सारे मैजिक नाइट्स आस्था को खोजने के लिए लगे होते हैं। और इन सब बातों से परेशान मिमोसा और नोएल काफी ज्यादा उदास होती हैं। और तब क्लाउस कहता है कि वो इतनी जल्दी मरने वालों में से नहीं है और जब वो वापस आएगा तब मैं उसे बहुत ज्यादा मारूंगा क्योंकि उसने हम लोगों को छोड़कर यहाँ से गया था। और तब हम देखते हैं कि उस जगह पर आस्था वापस आ जाता है जिसे देखकर मिमोसा और नोएल काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और क्लाउस आस्था का हालचाल पूछकर रोने लग जाता है। और तब सभी लोग कैप्टन वर्मिलियन के बारे में विज़र्ड किंग को बताते हैं और तब कैप्टन शार्लेट बताती हैं कि इस फाइट के दौरान जो पेंडेंट वर्मिलियन ने पहना था वो इस समय गायब है। इसका मतलब ये था कि जो पेंडेंट कैप्टन वर्मिलियन के गले में था उसकी दुश्मनों को काफी ज्यादा जरूरत थी और शायद इसे ही हासिल करने के लिए उन लोगों ने क्लोवर किंगडम पर अटैक किया। और तब विज़र्ड किंग बताते हैं कि हो सकता है वो लोग कोई हथियार बना रहे थे, क्योंकि जब मैंने उन लोगों का पीछा किया तो मैंने एक ऐसा स्टोन देखा था जिस पर कई सारे रत्न जड़े हुए थे। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो कैप्टन
वर्मिलियन का पेंडेंट भी उसी के लिए चुराया गया है। और इस बात का अंदाजा तो मुझे भी नहीं है कि अगर उस पत्थर में सभी पेंडेंट लगा दिए गए तो क्या होगा। मैंने ऐसी चीजें बहुत बार देखी है, लेकिन ये पहली बार है जब मैंने कई सारे लोगों को किसी ग्रुप के अंदर काम करते हुए देखा है। और ये सारी चीजें मेरी वजह से हुई हैं। अगर मैं क्लोवर किंगडम को छोड़कर ना गया होता तो ये सारी चीजें ना हो पाती। जिसके बाद विज़र्ड किंग सभी कैप्टन्स को अपनी अपनी ड्यूटी निभाने के लिए भेज देते हैं। और तब कैप्टन वर्मिलियन सोच रहे होते हैं, वो कहते हैं कि वर्मिलियन, मैं तुमसे वादा करता हूँ, जिसने भी तुम्हारे साथ ये किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और तब लियोपार्ड आस्था से कहता है कि हम दोनों को भी और भी ज्यादा स्ट्रांग होना होगा। मैं इतना ज्यादा ताकतवर बनूंगा कि मैं अपने भाई वर्मिलियन को भी पीछे छोड़ दूंगा। उसके बाद मैं एक विज़र्ड किंग बनूंगा। और तब लियोपार्ड अपने माथे पर एक निशान बनाने लगता है, जिसके बारे में उसके भाई ने कहा था कि ये मार्क वर्मिलियन की फैमिली में दिया जाता है। और ये मार्क इस बात का सिंबल है कि हम लोग अपने प्रॉमिस पर खरे उतरेंगे। और तब आस्था कहता है कि मुझे अपने राइवल से यही उम्मीद थी। वहीं हमें बताया जाता है कि विज़र्ड किंग ने सभी लोगों को बता दिया है कि आखिरकार ये अटैक किसने किया था, लेकिन अभी भी उन्हें कुछ चीजों के बारे में नहीं पता था, जैसे कि ये क्लोवर किंगडम की शील्ड अचानक कैसे हट गई और जो लोग उन बैरियर्स को प्रोटेक्ट करते थे वो लोग आखिरकार कहाँ गए। और तब यहाँ विज़र्ड किंग सोचते हैं कि मैं जिस बात से सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ और वो ये है कि यहाँ पर हो सकता है कोई ना कोई गद्दार छिपा है। और तब हम इंटेरोगेशन रूम में देखते हैं जहाँ पर विज़र्ड किंग की टीम उस शख्स के साथ इंटेरोगेट कर रही होती है। तब मार्क्स विज़र्ड किंग को बताता है कि इस पर्सन के ऊपर किसी ने मैजिक किया है, इस वजह से ये हम लोगों को कोई भी जानकारी नहीं दे पा रहा। और इसी बीच में वो आदमी कहने लगता है कि हमारे मास्टर अंधेरे में रोशनी है, वो इस दुनिया को रोशन कर देंगे और वो मेरे लिए मेरे भगवान हैं, इसलिए मैं उन्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। तब मार्क्स कहता है कि हमें इस तरह से इसके बारे में और इसके ग्रुप के बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा। विज़र्ड किंग कहते हैं कि चलो कैप्टन वर्मिलियन को देखने जाते हैं, क्योंकि उनके कुछ सवालों के जवाब कैप्टन वर्मिलियन के भी पास हैं। वहीं हम किसी अंडरग्राउंड जगह पर देखते हैं जहां पर हेडीज आस्था को खत्म करने की बातें कर रहा होता है। तब शैली कहती है कि तुम आस्था को नहीं खत्म कर सकते क्योंकि मैं उस पर बहुत सारी रिसर्च करना चाहती हूँ। तब हेडीज कहता है कि उसने मुझ पर हमला किया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा और तुम मुझसे दूर ही रहना वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और तब शैली कहती है कि पता नहीं मैं आस्था से कब मिलूं, लेकिन शुक्र है मेरे जेल की वजह से मैंने उसके कुछ सैंपल ले लिए थे, इसलिए मैं अपनी रिसर्च को शुरू कर सकती हूँ। जिसके बाद हम उनके बॉस को देखते हैं जो अंधेरे में खड़ा होता है। वो वोल्टस से कहता है कि मुझे माफ करना, मैं सब लोगों को नहीं बचा पाया। तब वोल्टस कहता है कि प्लीज आप माफी ना मांगे, वो लोग इतने ज्यादा लॉयल हैं कि वो हमारे बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। तब वो शख्स कहता है कि मुझे इस बात की चिंता नहीं है, अगर वो लोग जिंदा हैं तो मैं उन लोगों को जरूर बचा लूंगा। मैंने विज़र्ड किंग के हमले को डॉज कर दिया था, पर उसका जादू टाइम है जो कि बहुत ज्यादा तेज था। विज़र्ड किंग का मैजिक सच में बहुत कमाल का है, पर हमें फिर भी उसे हराना ही होगा ताकि हम क्लोवर किंगडम के इतिहास को फिर से बदल सकें। और तब हम देखते हैं कि जिस लड़की को आस्था और नोएल ने बचाया होता है वो उन्हें खाना दे रही होती है और वो उन्हें मफिन्स देती है और उन्हें थैंक यू कहकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद आस्था यूनो को देखकर उसकी टीम को हाई कहता है तो यूनो उसे हाई नहीं कहता। तो आस्था कहता है क्या तुम इतने ज्यादा बेकार हो गए हो कि तुम मुझे हाई भी नहीं कह सकते। और तब हम देखते हैं कि यूनो अपने मैजिक से आस्था पर हमला करने लगता है और आस्था उसे मैजिक से चीर देता है। और तब हम देखते हैं कि यूनो ने अपने मैजिक से उसमें हाई लिखा हुआ था। और तब आस्था कहता है तुम हाई अपने मुंह से भी बोल सकते थे, ये फालतू का ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। और तब क्लाउस खड़ा खड़ा सोचने लगता है कि यूनो का मैजिक तो पहले से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर हो गया है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। आस्था यूनो से कहता है कि तुम्हारा वार पहले से कई गुना ज्यादा तेज था, भले ही तुम कितने भी ताकतवर हो जाओ लेकिन मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि आखिरकार विज़र्ड किंग तो मैं ही बन के रहूंगा। जिसके बाद हम ब्लैक बुल्स के हेडक्वार्टर में देखते हैं जहाँ पर लक और मैग्ना आस्था को अपने मिशन के बारे में बता रहे होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक स्टार भी मिला था। तब आस्था कहता है कि मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। दरअसल हुआ ये था कि रॉयल कैपिटल में जो हमला हुआ था वहाँ पर मेरी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी थी, इसलिए उन लोगों ने मुझे जूनियर मैजिक नाइट बना दिया। तब लक कहता है कि आखिरकार ये होता क्या है। तो कैप्टन यामी कहते हैं कि तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम इतने सालों से मेरे साथ हो और तुम्हें ये तक नहीं पता कि जूनियर मैजिक नाइट क्या होता है। चलो मैं
बता ही देता हूँ कि आस्था को प्रमोशन मिल चुका है। वो 3rd क्लास जूनियर मैजिक नाइट बन चुका है और तुम अभी 5th क्लास ही हो। यानी आस्था अपनी परफॉर्मेंस की मदद से तुमसे आगे निकल चुका है और आस्था तुमने काफी अच्छा काम किया। तब आस्था कहता है मुझे तो कैप्टन बर्मील की चिंता हो रही है, वो काफी ज्यादा इंजर्ड हैं। यामीन कहते हैं तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे उसके बारे में अच्छे से पता है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो इतनी जल्दी नहीं मरने वाला, और जब वो दोबारा से खड़ा होगा तो वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर होगा। और तब आस्था कहता है कि मुझे तो अब और भी ज्यादा ट्रेनिंग करनी चाहिए। तब कैप्टन उससे कहते हैं कि तुम्हें आराम करना चाहिए। फिनरल कैप्टन यामी की बात को रोकते हुए कहता है कि आस्था मेरे साथ चलो मिक्सर पे चलते हैं। और तब हमें बताया जाता है कि मिक्सर क्या है। यहाँ पर 3 लड़कियां 3 लड़कों को डेट करती हैं, अगर वो पसंद आए तो उनकी डेट आगे भी कंटिन्यू रहती है। यहाँ पर फिनरल को 3 लड़कियां मिल चुकी थी और उसे जरूरत थी तो 2 लड़कों की, जिनमें से एक को वो आस्था को चुन लेता है और दूसरा मेंबर उसे समझ नहीं आ रहा होता और वो दूसरा शख्स लक को चुनता है। वो लक से पूछता है तो लक उससे कहता है आखिरकार ये मिक्सर है क्या, और क्या इस जगह पर मुझे लड़ाई करने के लिए कुछ मिलेगा। और आस्था भी कहता है कि मैं भी इस चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जिसके बाद फिनरल अपने मैजिक से उन दोनों को अपने साथ ले जाता है, लेकिन पीछे पीछे नोएल भी उनके पीछे हो लेती है। और नोएल सोच रही होती है कि आखिरकार ये लोग मिक्सर पर क्यों जाना चाहते हैं और ये लोग डेट करके क्या कर लेंगे, और मैं भी कितनी बड़ी पागल हूँ जो यहाँ तक पीछे पीछे चली आई। आस्था भले ही चाहे किसी को भी डेट करे, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर क्यों आ गई। जिसके बाद हम फिनरल को देखते हैं जो आस्था और लक को लेकर एक रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। वो उन 3 लड़कियों को एक एक फूल देखता है और सोचने लगता है कि सारी चीजें काफी ज्यादा स्मूथ जा रही हैं। इसका मतलब ये है कि मैं इस बार तो गर्लफ्रेंड बना ही लूंगा। जिसके बाद आस्था और लक अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगते हैं। वहीं सामने बैठी तीनों लड़कियां सोचने लगती हैं कि हमें ये तो पता था कि मैजिक नाइट्स आने वाले हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो मैजिक नाइट्स ब्लैक बुल से होंगे, और ये लोग तो स्टेटस में भी काफी ज्यादा छोटे हैं और इनके साथ रिलेशनशिप करने का कोई भी फायदा नहीं है। जिसके बाद वो लोग ऐसे ही कई सारी बातें करते रहते हैं। फिनरल चाहता है कि वो कैसे भी करके अपनी एक गर्लफ्रेंड बना ले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि लक अपने आप को जब इंट्रोड्यूस करता है तो वो बताता है कि उसे मारना काटना बहुत ज्यादा पसंद है, और वो लड़कियों को वो सब सारी बातें बताकर उन्हें काफी ज्यादा परेशान कर देता है। वहीं आस्था भी रॉयल कैपिटल में हुई फाइट के बारे में उन्हें बताता है और लड़कियां ये सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हो जाती है। लेकिन जब आस्था उससे अपने घाव दिखाने लगता है तो लड़कियां फिर से अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। तो फिनरल ये सब देखकर रोने लगता है और सोचने लगता है कि मैं किन गधों को अपने साथ ले आया, और ये मेरी अब तक की सबसे बड़ी गलती थी कि मैं इन लोगों को अपने साथ ले आया। वहीं नोएल भी आस्था पर नजर रखने के लिए उस शॉप की वेटर बन चुकी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि लक के सामने जो लड़की बैठी होती है हेलन, वो अपना मैजिक दिखाने लगती है और लक उसके मैजिक को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होने लगता है और वो कहता है कि तुम्हारा मैजिक काफी ज्यादा अच्छा है। और तब वो लड़की सोचती है कि ये इतनी प्यारी सी भोली सी शक्ल वाला लड़का इतनी खतरनाक बातें कैसे कर सकता है, मैं तो नहीं मानती। जिसके बाद हेलन और लक बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं और फौरन उसी के बाद फिनरल भी अपना चांस बनाता है और एरिका के साथ वहां से चला जाता है क्योंकि आस्था अब अकेला बैठा हुआ था तो उसे बहुत ज्यादा ऑकवर्डनेस हो रही होती है। वो सोचने लगता है कि मैं इससे क्या बात करूं, तो वो जल्दी से पूछने लगता है कि तुम्हारा फेवरेट फ्रूट क्या है। तब वो लड़की आस्था से कहती है कि तुम्हें खुद को इतना फोर्स नहीं करना चाहिए, मैं एरिका के कहने पर आई हूँ ताकि मुझे कोई एक अच्छा सा लड़का मिल जाए जो मेरा और मेरे भाई बहनों का ख्याल रख सके, और मुझे इस समय उन्हीं लोगों की चिंता सताई जा रही है। और तब आस्था उसे उसके सिबलिंग्स के बारे में पूछता है तो रूबिका कहती है कि मेरे 3 छोटे भाई और 2 छोटी बहनें हैं। ये सुनकर आस्था को अपने ऑर्फनेज की याद आने लगती है। वो भी कहता है कि मेरे भी कई सारे भाई बहन हैं, भले ही हम लोगों में खून का रिश्ता ना हो, लेकिन हम लोग एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। हम सभी लोग एक छत के नीचे एक कमरे में ही सोया करते थे, और जब मैं मैजिक नाइट बन गया तो मुझे एक अलग से कमरा मिला, लेकिन उनके बिना मुझे अकेलापन महसूस होता रहता है, मुझे काफी ज्यादा अकेलापन होता है। जिसके बाद वो दोनों अपने भाई बहनों के बारे में बातें करने लगते हैं, जिसे देखकर नोएल को जलन हो रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक दारू पिए हुए इंसान आता है जो रूबिका को परेशान करने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया है, और क्या वो छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे अभी तक बिना बाप के इधर उधर घूम रहे हैं, और इसलिए मैं तुम्हें प्रस्ताव देता हूँ कि तुम मेरे साथ हो जाओ ताकि तुम्हारे बच्चों को इधर उधर घूमना ना पड़े। और वो रूबिका को वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन आस्था ऐसा नहीं होने देना चाहता था, इसलिए वो उस पर्सन को उठाकर वहाँ से बहुत दूर फेंक देता है। जिसके बाद रूबिका और आस्था वहाँ से भाग जाते हैं। रूबिका आस्था को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू कहती है। रूबिका आस्था से पूछती है
तुम मुझे एक बात बताओ आस्था कि कहीं तुम्हें कोई और लड़की तो पसंद नहीं है। इस पर आस्था कहता है कि हाँ, मुझे एक लड़की पसंद है और वो है सिस्टर लिली। जिसके बाद रूबिका आस्था को अपने रेस्टोरेंट के लिए इनवाइट करती है और कहती है कि तुम जरूर मेरे रेस्टोरेंट पे आना ताकि मैं तुम्हें अपने भाई बहनों से मिला सकूं। वहीं दूर खड़ी नोवेल आस्था और रूबिका की बातें नहीं सुन पा रही होती है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे आस्था उससे कह रहा हो कि जिस लड़की को वो पसंद करता है वो उसके सेम स्क्वाड में ही है, यानी नोवेल खुद। और ये सोच सोच कर नोवेल काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। वहीं आस्था सोच रहा होता है कि सिस्टर लिली, मैं एक दिन विजिट किंग बन के आपके पास आऊंगा और आपसे शादी करूंगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल जरा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूं। और आपके एक लाइक से यूट्यूब मेरे चैनल को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, तो प्लीज एक लाइक तो कर दिया करो। और हम मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।